नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि भाषा में एक ही मतलब या भाव को बताने के लिए इतने सारे शब्द क्यों होते हैं, जिन्हें हम पर्यायवाची या सिनोनिम्स कहते हैं। जैसे हम खुश होने को ग्लैड, हैप्पी, जॉयफुल, डिलाइटेड कई तरह से कह सकते हैं। मतलब करीब करीब एक ही है, पर हर शब्द में एक अलग सा एहसास छिपा है ना। सवाल ये उठता है कि जब एक शब्द पहले से है, तो भाषा वो वैसे ही मतलब वाले नए शब्द क्यों बनाती रहती है। आज हम इसी सवाल के आसपास घूमेंगे। हमारे पास कुछ दिलचस्प अंग्रेजी शब्द हैं। हम उनके हिंदी अर्थ देखेंगे, उनके मिलते जुलते दूसरे अंग्रेजी शब्द मतलब सिनोनिम्स, और सबसे जरूरी उनके बीच का जो बारीक फर्क है ना, उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से एक कहानी। तो हमारे पास एक छोटी सी कहानी है, गांव की सभा। देखेंगे कि ये शब्द असल बातचीत या असल जिंदगी की स्थितियों में कैसे जान डाल देते हैं। ये कहानी इन शब्दों को महसूस करने में हमारी मदद करेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए इस भाषाई खजाने को खोलते हैं। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन का तरीका नहीं है, ये हमारी सोच को आकार देने का एक औजार भी है। शब्दों की इन बारीकियों को, इन न्यूआंसेस को समझना, ये हमें न सिर्फ बेहतर लेखक या बोलने वाला बनाता है, बल्कि ये हमें दुनिया को और शायद खुद को भी ज्यादा गहराई से समझने में मदद करता है। हाँ, ये तो है। सोचिए, जब हमारे पास किसी भावना या स्थिति को बताने के लिए ज्यादा सटीक शब्द होते हैं, तो हम कितने अच्छे से अपनी बात रख पाते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो जैसे भावनाओं और विचारों के अलग अलग शेड्स होते हैं ना, वैसे हैं। आज हम देखेंगे कि ये शेड्स कहानी में कैसे रंग भरते हैं। बहुत बढ़िया कहा। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से, जो एक काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वहां पानी की पॉसिटी हो गई है, मतलब पानी की किल्लत है, और ये कोई मामूली कमी नहीं है। हाँ, पॉसिटी। ये शब्द सिर्फ कमी नहीं बताता, ये किसी जरूरी चीज के अभाव या अल्पता को दिखाता है। इसके अंग्रेजी पर्यायवाची हैं शॉर्टेज, लैक, स्कैरसिटी, डिफिशिएंसी। लेकिन पॉसिटी में एक गंभीरता छिपी है। जैसे लैक तो किसी भी चीज की कमी हो सकती है, पर पॉसिटी अक्सर संसाधनों या जरूरी चीजों की वो चिंताजनक कमी के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा। कहानी में पानी की पॉसिटी गांव के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर देती है। और ऐसी चिंताजनक स्थिति में अक्सर कोई ना कोई ज्यादा प्रभावित होता है। कहानी में एक ऐसा ही किसान है, रमेश, जिसे हम हैप्लेस कह सकते हैं। उसकी फसल पहले ही ठीक नहीं हुई थी, और अब पानी की ये कमी उसे और बेबस कर देती है। हैप्लेस इसका मतलब है अभागा, दुर्भाग्यशाली। अंग्रेजी में इसके समानार्थक शब्द हैं अनलकी, अनफॉर्चुनेट, मिजरेबल, इल फेटेड। लेकिन अनलकी होना एक बात है, हैप्लेस होना उससे कहीं ज्यादा गहरी निराशा और बेबसी दिखाता है। इस शब्द में दुर्भाग्य के साथ एक तरह के वो दयनीयता का भाव भी जुड़ा है। जैसे कोई व्यक्ति लगातार बुरी किस्मत का शिकार हो रहा हो और उसके पास हालात बदलने का कोई जरिया ही ना हो। रमेश की स्थिति शायद यही है। समझ गया। इस मुश्किल से निपटने के लिए गांव का मुखिया, जो स्वभाव से थोड़ा ऑस्टियर माना जाता है, वो एक सभा बुलाता है। ऑस्टियर ये शब्द थोड़ा दिलचस्प है ना। बिल्कुल। ऑस्टियर का मतलब है सादा, कठोर, संयमित, या कह सकते हैं बिना किसी सजावट के। अंग्रेजी में सिनोनिम्स हैं स्ट्रिक्ट, प्लेन, हार्श, सिवियर। अब ये शब्द किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसकी जीवन शैली या किसी जगह के माहौल, सबके लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो क्या ये हमेशा एक नेगेटिव शब्द है, जैसे कोई बहुत सख्त या रूखा हो? जरूरी नहीं। ऑस्टेयर जीवन शैली का मतलब हो सकता है बहुत ज्यादा सादगी, बिना किसी फिजूल खर्ची या दिखावे की जीना, जिसे कई लोग सकारात्मक भी मानते हैं, जैसे कोई तपस्वी हो या मिनिमलिस्ट जीवन जी रहा हो। हाँ। लेकिन हाँ, अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार के लिए इस्तेमाल हो, तो ये कठोरता, रूखेपन या भावनाओं के कम प्रदर्शन का संकेत दे सकता है। कहानी में मुखिया का ऑस्टेयर स्वभाव शायद उनके गंभीर, अनुशासन प्रिय और सीधे मुद्दे पर आने वाले रवैये को दिखाता है, जो शायद ऐसे संकट के समय जरूरी भी हो। बिल्कुल। सभा में सभी लोग मानते हैं कि गांव में पानी का इस तरह अचानक सूख जाना ये एक एनोमलस घटना है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। एनोमलस, हाँ, इसका मतलब है असामान्य, अनियमित,
जो नियम या उम्मीद के मुताबिक ना हो। अच्छा। अंग्रेजी पर्यायवाची हैं अनयूजुअल, एबनॉर्मल, इर्रेगुलर, ऑड। अनयूजुअल तो कुछ भी हो सकता है जो रोज ना होता हो, है ना? हाँ। लेकिन अनॉमलस में एक तरह का डीविएशन या विसंगति का भाव है। ये किसी स्थापित पैटर्न, नियम या कह लीजिए वैज्ञानिक उम्मीद से हटकर होता है। गांव वालों के लिए पानी का यूं गायब हो जाना प्रकृति के सामान्य क्रम से भटकाव जैसा है। हाँ, इसीलिए ये अनोमलस है। जी, यही असामान्यता उन्हें चौंकाती है और स्थिति की गंभीरता का एहसास कराती है। इस असामान्य संकट से निपटने के लिए मुखिया एक योजना बनाता है और सबसे कहता है कि हमें इस योजना से सख्ती से अडहियर करना होगा। अडहियर, इसका मतलब है पालन करना, किसी नियम, सिद्धांत या योजना से दृढ़तापूर्वक जुड़े रहना, चिपकना, जैसे गोंद से। हाँ, एक तरह से। अंग्रेजी समानार्थक है स्टिक, फॉलो, ओबे, कंप्लाई। यहाँ फॉलो या ओबे से ज्यादा मजबूत भाव है अडहियर करने का। मतलब है पूरी निष्ठा और दृढ़ता से उस चीज का पालन करना, उससे हटना नहीं। जैसे कोई मजबूत गोंद दो चीजों को चिपका देता है ना, वैसे ही व्यक्ति उस नियम या विश्वास से चिपक जाता है। समझ गया। मुखिया चाहता है कि संकट टलने तक सब लोग बिना भटके योजना का पालन करें। और योजना क्या है? योजना है कि गांव के सभी सक्षम लोगों को असेंबल किया जाए और मिलकर एक नया गहरा कुआं खोदा जाए। असेंबल यानी इकट्ठा करना, जमा करना या फिर पुर्जों को जोड़कर कुछ बनाना। अंग्रेजी पर्यायवाची हैं गैदर, कलेक्ट, कॉन्ग्रीगेट, बिल्ड। गैदर या कलेक्ट तो लोगों या चीजों का कहीं जमा होना हो सकता है, पर असेंबल में अक्सर एक उद्देश्य छिपा होता है। अच्छा, मतलब किसी खास काम के लिए? हाँ, जैसे किसी मीटिंग के लिए लोगों को असेंबल करना या मशीन के पुर्जों को असेंबल करके उसे तैयार करना। यहाँ गांव वालों को एक खास मकसद कुआं खोदने के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। ये एक संगठित प्रयास की शुरुआत है। योजना पर जैसी सहमति बनती है, गांव के कई निम्बल नौजवान तुरंत कुदाल और फावड़ा लेकर खुदाई के काम में जुट जाते हैं। निम्बल बहुत अच्छा शब्द है ये। हाँ। इसका मतलब है फुर्तीला, तेज, कुशल। अंग्रेजी में सिनोनिम्स है एजाइल, क्विक, स्विफ्ट, स्पीडी। लेकिन निम्बल सिर्फ क्विक या फास्ट होने से ज्यादा है। इसमें शारीरिक या मानसिक फुर्ती के साथ साथ एक तरह की कुशलता, दक्षता और वो सहजता का भाव भी है। अच्छा। जैसे कोई डांसर? हाँ बिल्कुल। जैसे कोई नर्तक फुर्ती से मुश्किल स्टेप्स कर ले या कोई तेजी से सोचकर किसी समस्या का हल निकाल ले। कहानी में ये युवक न सिर्फ तेजी से काम कर रहे हैं, बल्कि शायद मुश्किल खुदाई के काम में अपनी शारीरिक कुशलता का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। जहाँ नौजवान खुदाई में लगे हैं, वहीं बच्चों को समझाया जाता है कि वे शांत रहें और बड़ों के काम में बाधा न डालें। उन्हें डॉसाइल रहने की हिदायत दी जाती है। डॉसाइल इसका मतलब है शांत, विनम्र, आज्ञाकारी, जिसे आसानी से सिखाया या नियंत्रित किया जा सके। अंग्रेजी में समानार्थक शब्द है ओबीडियंट, सबमिसिव, कंप्लायंट, जेंटल। ये शब्द अक्सर बच्चों या जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है जो बिना विरोध किए निर्देशों का पालन करते हैं। तो ये ओबीडियंट से अलग कैसे है? देखिए, ओबीडियंट होने में कर्तव्य का भाव हो सकता है, सबमिसिव में थोड़ा दबने का भाव आ सकता है, लेकिन डॉसिल में एक सहज, शांत और आसानी से मान जाने वाला स्वभाव झलकता है। अच्छा। यहाँ बच्चों से उम्मीद की जा रही है कि वे बिना शरारत किए शांति से बड़ों की बात माने। खुदाई का काम जाहिर है बहुत थका देने वाला है। शाम तक मजदूरों के हाथ पैर जवाब देने लगते हैं। गांव का डॉक्टर जो वहीं मौजूद है, थके हारे मजदूरों को दर्द कम करने के लिए एनोडाइन दवा देता है। एनोडाइन, ये एक दिलचस्प शब्द है क्योंकि इसके दो मुख्य अर्थ हैं। अच्छा, दो अर्थ? हाँ, पहला है पीड़ानाशक या दर्द कम करने वाली दवा, अंग्रेजी में पेन किलर, सूदिंग। और दूसरा अर्थ है कोई ऐसी बात या चीज जो हानिरहित हो, किसी को नाराज ना करे या कह लीजिए जिसमें कोई खास दम ना हो। अंग्रेजी में हार्मलेस, इनऑफेंसिव, ब्लैंड। अरे वाह! कहानी में डॉक्टर जो दवा दे रहा है वो पहले अर्थ में है दर्द को शांत करने वाली, राहत देने वाली। सूदिंग? ये दिखाता है कि मुश्किल सामूहिक प्रयासों में व्यक्तिगत देखभाल और राहत का भी अपना महत्व है। बिल्कुल।
और अंत में जब कुआं तैयार होने लगता है और उसमें थोड़ा पानी नजर आने लगता है तो मुखिया सबको चेतावनी देता है। वो कहता है कि पानी अनमोल है और अगर किसी ने भी इसे बर्बाद किया तो उसे सख्ती से पनिश किया जाएगा। पनिश यानी दंड देना, सजा देना। अंग्रेजी पर्यायवाची हैं डिसिप्लिन, पेनलाइज, करेक्ट, चैस्टाइज। ये शब्द किसी गलत काम या नियम तोड़ने के बदले में दी जाने वाली सजा या तकलीफ को दिखाता है। इसके सिनोनिम्स में भी फर्क है क्या? हाँ, बिल्कुल है। जैसे डिसिप्लिन का उद्देश्य अक्सर सुधार या अनुशासन सिखाना होता है। पेनलाइज में जुर्माना या किसी तरह का नुकसान शामिल हो सकता है। चैस्टाइज में अक्सर डांट, फटकार या शारीरिक दंड का भाव होता है। पनिश एक सामान्य शब्द है जिसका मतलब सजा देना है ताकि नियम का पालन हो और गलती दोहराई ना जाए। मुखिया यहाँ साफ कर रहा है कि पानी की बर्बादी को हल्के में नहीं लिया जाएगा। तो ये थे हमारे 10 शब्द: पॉसिटी, हैपलेस, ऑस्टियर, अनोमलस, अडेयर, असेंबल, निम्बल, डॉसाइल, एनाडाइन और पनिश। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है कि कैसे ये अलग अलग शब्द मिलकर एक पूरी कहानी बुन देते हैं, है ना? बिल्कुल। गांव की मुश्किल पॉसिटी, एक बेबस किसान हैपलेस, एक सख्त मुखिया ऑस्टियर, एक असामान्य घटना अनोमलस, नियम का पालन अडेयर, सबका जुटना असेंबल, फुर्तीले युवा निम्बल, शांत बच्चे डोसाइल, दर्द की दवा एनाडाइन और अंत में नियम तोड़ने की सजा पनिश। हर शब्द ने कहानी के एक खास पहलू को मतलब उजागर किया। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये कहानी और ये शब्द हमें दिखाते हैं कि भाषा कैसे स्थितियों और भावनाओं की परतें खोलती है। पॉसिटी ने हमें बताया कि कमी कितनी गंभीर है। हैपलेस ने रमेश की व्यक्तिगत त्रासदी को छुआ। हाँ। ऑस्टेयर ने मुखिया के चरित्र की झलक दी। एनोमलस ने घटना की असाधारणता बताई। अडियर ने अनुशासन की जरूरत पर जोर दिया। असेंबल ने सामुदायिक भावना दिखाई। निम्बल ने कर्मठता को दर्शाया। सही का। डोसाइल ने व्यवस्था बनाए रखने की बात कही। एनाडाइन ने राहत के महत्व को रेखांकित किया और पनिश ने नियमों की गंभीरता स्थापित की। हर शब्द अपने पर्यायवाची होते हुए भी एक खास वजन, एक खास संदर्भ लेके आया। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। कमी कहने की बजाय पॉसिटी कहना, बदकिस्मत की जगह हैपलेस इस्तेमाल करना, इकट्ठा होने की जगह असेंबल कहना। इन चुनावों ने कहानी को ज्यादा सजीव और अर्थपूर्ण बनाया। यही भाषा की ताकत है और इसीलिए शायद भाषा हमेशा नए शब्द गढ़ती रहती है या पुराने शब्दों को नए अर्थ देती रहती है, ताकि हम जीवन के अनगिनत रंगों और अनुभवों को ज्यादा बारीकी से पकड़ सकें। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि शब्द सिर्फ अक्षर या आवाज़ें नहीं हैं, वे विचारों और भावनाओं के वाहक हैं। आज हमने देखा कि कैसे 10 अंग्रेजी शब्दों ने एक कहानी को जीवंत कर दिया। हमने उनके अर्थ समझे, उनके समानार्थक शब्दों से तुलना की और महसूस किया कि सही शब्द का चुनाव कितना मायने रखता है। ये हमें याद दिलाता है कि अपनी भाषा के शब्दों के खजाने को जानना और उनकी बारीकियों को समझना हमें कितना सशक्त बना सकता है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है कि जब हम इन पर्यायवाची शब्दों के बीच के महीन फर्क को समझने लगते हैं तो क्या इससे ना सिर्फ हमारी अभिव्यक्ति सुधरती है, बल्कि क्या हम दुनिया को, भावनाओं को और दूसरे इंसानों को भी ज्यादा गहराई से समझ पाते हैं? सोचने वाली बात है। क्या गुस्सा, एंगर और नाराजगी, रिजेंटमेंट के फर्क को समझने से हम अपनी या दूसरों की भावनाओं को बेहतर ढंग से पहचान पाते हैं? इस पर सोचने जैसा है। शब्दों का ये संसार हमें खुद को और अपने आसपास की दुनिया को समझने का एक अनूठा नजरिया देता है। आज की इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको शब्दों का ये सफर पसंद आया होगा और कुछ नए शब्द आपके भाषाई तरकश में शामिल हुए होंगे। इस तरह की और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।